it's your work as an author, as a writer, to use the right type of voice, to use the right type of words. For example, मैं content writing की बात कर रही हूँ, I might be using some difficult words that you have never heard before, or those words which are industry specific. So you'll be confused about those words, that how should we use them? What is the meaning of this word? If I'm using audience, if I'm saying that this is service page and this is landing page and this and that, how will you be able to know if you are not um if you don't belong to that certain industry? So that's how you choose that your content is friendly in a sense that it is readable by even a 6-year-old kid. ठीक है, तो आपने इस तरीके से अपना कंटेंट लिखना होता है कि यू आर नॉट यूजिंग jargons when you are writing for like not informative and not factual. Even if you are writing factual content, आप factual content for example medical statistics आप लिख रहे होते हो कि इतने लोग जो हैं वो dental implants लेते हैं, इस ईयर में इतने लोगों ने डेंटल इम्प्लांट्स लिए हैं, या अगर फॉर एग्जांपल हम ब्रांड्स को ही ले लें कि इस ईयर में इतने गुची की इतनी सेल्स हुई हैं, इतने बैग सेल हुए हैं, इतने परफ्यूम सेल हुए हैं, इतने शूज सेल हुए हैं, तो that will be like, you are using the right thing. Then what actually makes an author's writing sound like our audience is that we speak in their voice. आप जब कंटेंट लिखते हैं तो what you have to do is read it from a third person perspective. Read it critically, like someone else has written it and you are reading to in अब इससे क्या होगा, when you are reading from a third person perspective, you'll get to know the things you are missing, the things that are lacking in the content, or the things that needs to be there, या द वॉइस दैट नीड्स टू बी देयर. तो अगर वही फैक्चुअल वाली बात हो रही है तो वो हो सकता है आपकी सीरियस टोन हो, सीरियस वॉइस हो, उसमें वर्ड्स आपके जार्गन्स यूज करने हो. जार्गन्स होते हैं सम टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक इंडस्ट्री. फॉर एग्जांपल मैं अगर मेडिकल इंडस्ट्री की बात करूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट आईवी ट्यूब्स. अब नॉट एवरीवन नो व्हाट इज एन आईवी ट्यूब. ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना कंटेंट देना है कि हर बंदा समझ सके. अगर वो जनरल ऑडियंस के लिए है, इफ इट्स नॉट फॉर रिसर्च पर्पज, क्योंकि रिसर्च पर्पज जो होते हैं जब आप रिसर्च आर्टिकल्स लिख रहे हैं, दोज आर डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स. कंटेंट राइटिंग के आर्टिकल्स डिफरेंट होते हैं, रिसर्च प्रपोजल और रिसर्च जो आपकी थीसिस होती है इट्स डिफरेंट. हाँ, उसमें आप जार्गन्स यूज कर सकते हैं बिकॉज यू आर राइटिंग इट फॉर पीपल हु बिलोंग टू दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं तो आप अपने फ्यूचर रिसर्चर्स के लिए एक स्टेपिंग स्टोन होते हैं कि आप उनको कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं जिससे वो स्टेप करके उस रिसर्च में मजीद आगे जाते हैं. ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू डू इन योर कंटेंट एज वेल. अब हाउ वुड यू नो कि आपका जो राइटिंग वॉइस है वो सही है या नहीं है? अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं राइटिंग के, राइटिंग वॉइस के एक्चुअली. आपकी वॉइस जो होती है वो किस तरीके से मैटर करती है, किन चीजों पे डिपेंड करती है. एक तो आपकी होती है सबसे पहले टोन. ठीक है, टोन में क्या आता है कि इट इज एक्चुअली द इमोशनल क्वालिटी ऑफ द राइटिंग. नाउ इट कैन बी फॉर्मल, casual, humorous, even serious. Like it is actually what type of emotions are being used in this content, or what needs to be used if someone has used the wrong type of tone. For example, obviously I'll not write about um, a funeral home or a funeral news of something in a humorous tone. ठीक है, आप किसी की डेथ की बात या किसी सैड न्यूज को आप फनी वे में नहीं बता सकते बिकॉज दैट्स डिसरिस्पेक्टफुल. तो यू हैव टू वॉच द टोन देयर. ऑब्वियसली इट मस्ट बी फॉर्मल. ठीक है, उसके अलावा आप अगर लिख रहे हैं फॉर फैशन वेबसाइट, ठीक है, यू आर लुकिंग कि हाउ ड्रेसिंग सेंस शुड बी, व्हाट आर द स्टाइल्स, व्हाट आर ट्रेंडिंग स्टाइल्स, तो उसमें आपकी कैजुअल टोन आ जाती है. ठीक है, फिर आपकी इंफॉर्मेशनल टोन भी आती है. उसमें क्या होता है कि यू हैव टू यूज बोथ द थिंग्स. लाइक यू हैव टू बी इंफॉर्मेटिव along with the casualty. ठीक है, I recently completed one article
it was a task that was given by a client. तो उसमें he has mentioned every piece, he has mentioned what type of tone does he want. For example, let me quote it to you. So yeah, for blog post, he has asked for informative and factual tone. For फॉर दी लैंडिंग पेज और दी अबाउट अस पेज जो होता है आपकी वेबसाइट का, उसके लिए उन्होंने डिमांड की है कि इट मस्ट बी फेमिलियर, लाइक वी हैव टू यूज द वर्ड्स विच आर फेमिलियर टू आवर ऑडियंस। हम ये डेंटल एक वेबसाइट के लिए था, बट हमने ऐसे वर्ड्स यूज करने हैं जिससे लोगों को पता हो कि डेंचर्स क्या होते हैं। मुझे पहले नहीं पता था कि डेंचर्स क्या होते हैं until I did this article, ठीक है। और उसके अलावा कॉन्वर्सेशन होना चाहिए, इस तरीके से लिखना है कि आपकी जो ऑडियंस है उनको लगे कि आप डायरेक्ट उनसे बात कर रहे हैं। और प्रोफेशनलिज्म मेंटेन होना चाहिए कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज प्रोफेशनल एज वेल। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत अजीबोगरीब और बहुत इनफॉर्मल वर्ड्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, आई होप एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। After tone, we have the personality. Now, what is personality? What do you think personality could be? Is it our personality or is it the personality that we have to incorporate in our work? Let me tell you. It is actually the author's attitude and viewpoint. It is reflecting the individuality and values of the author, the way of expressing feelings or way to catch audience. Yes, exactly. Like every person obviously has different personality. So the attitude and the viewpoint the author is using in his work. If I'm writing about a particular political party whom I am supporting, जिसकी support में हूं मैं उसके लिए अच्छी चीजें लिखूंगी। बेशक जो रिक्वायरमेंट है वो ये कहे कि आपने जो है नेचुरल तरीके से लिखना है, बट मुझे उस चीज में कोई बुराई नजर ही नहीं आएगी। वाई? बिकॉज आई एम अ सपोर्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी। तो ये आपकी पर्सनालिटी जो है ये आपके वर्क में शो होती है, इट इज रिफ्लेक्टेड थ्रू योर वर्क। ठीक है, अगर आप न्यू राइटर हैं तो उससे पता चल जाता है। लाइक इफ आई एम रीडिंग अ कंटेंट ऑफ अ राइटर हु इज अ न्यू बी, मुझे पता चल जाता है कि वो कह रहे हैं कि हम 6 साल से काम कर रहे हैं, बट the structure, the tone, and the personality that has been incorporated in the um, work is just not giving the vibes of 6 years. Okay, so I get um, to know okay, whether this person is lying or telling the truth. So yeah, it it not only shows your viewpoint but also your attitude. Like what is your attitude towards particular um, topic? Are you trying to educate someone? Are you trying to just um, end things और जल्दी से बस काम खत्म करके अगले टास्क पे चलना है, या बस जान छुड़ानी है? तो वो आपका एटीट्यूड उससे डिपिक्ट होता है। फिर आपके पास तीसरी चीज क्या आती है? पॉइंट ऑफ व्यू। पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि आप किस नजरिए से कोई चीज लिख रहे हैं। एज आई सेड कि आप थर्ड पर्सन से लिख रहे हैं या फर्स्ट पर्सन से लिख रहे हैं। अब फर्स्ट पर्सन से अगर हम लिख रहे हैं तो आई बी सेइंग आई, व्हाट आई डिड इफ आई एम रिव्यूइंग बाइसिकल। ठीक है, मैं किसी बाइसिकल का रिव्यू लिख रही हूँ तो मैं यही लिखूंगी कि दिस वाज माय एक्सपीरियंस। आई found this bicycle quite interesting. It has great gears, its brakes are smooth, its tires are reliable, और इसकी जो सीट है वो बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है। I'll talk about myself because I'm talking in the first person perspective. However, if I am talking about a third person, I'm talking about a thing that I haven't used. So what I'll do कि हम थोड़ा न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग वाज लाइक दिस एंड वी डिड इट इन दिस वे। या जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि लेट मी थिंक। या एग्जैक्टली, बॉडी लैंग्वेज वैसे तो हमारी बॉडी लैंग्वेज बताती है, बट इन राइटिंग आवर वर्ड्स टेल एवरीथिंग। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ व्यू वी आर यूजिंग? So it could be first person, it could be second person, or it could be third person. ठीक है, तो it varies क्या, so it depends। ठीक है,
फिर उसके बाद आपके पास आती है लैंग्वेज चॉइस। लैंग्वेज चॉइस में क्या होता है कि व्हाट टाइप ऑफ वर्ड्स आर यू यूजिंग, जो वोकैबुलरी है वो किस तरह की यूज हो रही है। आपकी लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स क्या होती है, आपके जो वर्ड्स होते हैं, आपके जो सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर होता है, आपकी जो वर्ड्स आपस में कंपाउंड वर्ड्स बन रहे होते हैं, वो लिंग्विस्टिक्स में आता है। अब आपने ये लैंग्वेज चॉइस जो है वो अकॉर्डिंगली रखनी होती है कि जैसे मैंने अभी jargons का बताया आपको कि यू कैन नॉट यूज jargons इन अ कंटेंट दैट इज फॉर ऑडियंस ऑफ एवरी एज। अब जरूरी तो नहीं है कि अगर किसी को डेंटिस्ट की जरूरत है तो वो डेंटिस्ट खुद भी डेंटिस्ट ही हो तो उसको ये चीजें समझ आ सकती हैं। मैं डेंटिस्ट की वेबसाइट बना रही हूँ, उस पे सारी चीजें जो मैं यूज करूंगी, उस पे सारे जो वर्ड्स होंगे एक्सेप्ट द मेडिकल नेम्स, पर्टिकुलर नेम्स जो है ना, उनके अलावा जो सारी उनकी एक्सप्लेनेशन वगैरह होगी वो मैं इजी वर्ड्स में करूंगी, ताकि अगर कोई 12 साल का बच्चा देख रहा है वो वेबसाइट, ढूंढ रहा है इस डेंटिस्ट को, कोई अनएजुकेटेड पेरेंट्स देख रहे हैं या कोई ओल्ड पीपल देख रहे हैं जिनको नहीं आइडिया कि डेंटिस्ट की डेंटिस्ट्री में क्या होता है, तो उनको वो चीज समझ आए। ठीक है, so that's how we choose the right language, by using the right vocabulary. फिर आपका आता है सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर इज क्रूशियल। आपका कंटेंट किसी काम का नहीं है इफ योर सेंटेंस स्ट्रक्चर इज बैड। अब सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या आ जाता है, आपकी ग्रामेटिकल एरर्स भी आ जाते हैं, और आपने जिस अंदाज में बात की है वो भी आ जाता है, जिस सीक्वेंस में बात की है। हो सकता है आपने एक सेंटेंस को लिखा हो जिसमें जो बात आपने पहली की है वो बाद में आनी चाहिए थी, और जो बाद में की है वो पहले आनी चाहिए थी। तो योर सेंटेंस स्ट्रक्चर शुड बी अकॉर्डिंग टू दैट कि आपकी कौन सी इंफॉर्मेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको पहले आना चाहिए और किसको बाद में आना चाहिए। के अलावा आपके सेंटेंसेस जो होने चाहिए दे शुड बी शॉर्ट और क्रिस्पी होने चाहिए। लंबे सेंटेंसेस किसी से भी नहीं पढ़े जाते। नो वन रीड्स लॉन्ग पैराग्राफ्स। आपको मैं इधर 20 पेजेस की फाइल दे दूं और मैं कहूँ रीड दिस, कोई रीड करेगा? नो वन विल बी इंटरेस्टेड इन रीडिंग इट। व्हाई? बिकॉज आवर अटेंशन स्पैन इज क्वाइट लेस, so we cannot like focus on such long things. So what we can know instead is that we can focus on writing short sentences. लोगों ने चार चार लाइनों में एक ही सेंटेंस लिखा होता है, वो 4 लाइनों का सेंटेंस पढ़ते पढ़ते ही भूल जाती है कि पहली लाइन में क्या बात हो रही थी और आखिरी लाइन तक आते आते बात क्या हो गई है। तो आपने क्या करना है, यूज शॉर्टर सेंटेंसेस। जो क्राइटेरिया होता है कंटेंट राइटिंग में सेंटेंसेस बिल्ड करने का, वो ये होता है कि आपके सेंटेंस जो होता है वो 15 to 20 वर्ड से लंबा ना हो। बट यूजुअली मुझे, मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि उससे भी छोटे होने चाहिए सेंटेंसेस, क्योंकि दे आर नॉट रीडेबल। उसके अलावा आपके कल्चरल इन्फ्लुएंस भी आ जाता है, एंड ऑथर्स बैकग्राउंड, एक्सपीरियंसेस, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, ये सब चीजें उसकी वॉइस को चेंज कर देती हैं। ठीक है, आपकी क्या वॉइस है, आप किस बैकग्राउंड से हैं, हो सकता है आप पाकिस्तान से हैं और आप इन इंग्लिश कल्चर के बारे में लिख रहे हैं, तो योर वॉइस विल बी डिफरेंट बिकॉज यू आर नॉट द पर्सन हु इज लिविंग इन दैट सोसाइटी। ठीक है, आप, और अगर आप किसी और के बारे में लिख रहे हैं कि आप किसी का एक्सपीरियंस कोट करना चाह रहे हैं, किसी का रिव्यू लिख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी कॉन्सर्ट का रिव्यू लिख रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस नहीं अच्छा रहा, तो वो आपकी वॉइस को डिफरेंट कर देगा। बट आपने क्या करना है, यू हैव टू मेंटेन प्रोफेशनलिज्म। जो वॉइस आपको कही गई है, आपने बायसनेस नहीं आने देना, आपने अपने ओपिनियंस को वहां पे नहीं हावी होने देना। आपने क्या करना है, यू हैव टू बी एज नेचुरल एज पॉसिबल। ठीक है, तो हमने, so what we have seen that our writing voice depends on our tone, our personality, our point of view, our language choice, our sentence structure, and the culture we belong to or the background we are coming from. अब ये तो आपके पास होगी राइटिंग वॉइस। ठीक है, आपने किस तरह की वॉइस यूज करनी है। फिर आपके पास आता है राइटिंग स्टाइल। राइटिंग स्टाइल इज somewhat different than writing voice. Okay, style actually refers to the particular way an author uses language, like and how he constructs the sentences and arrange the words. It's the manner it's in which they convey their ideas. Okay, आपके ideas जो है वो किस तरीके से convey हो रहे हैं, how the language is being incorporated, आपकी लैंग्वेज किस तरह से यूज हो रही है, आपके सेंटेंसेस कैसे कंस्ट्रक्ट हुए हुए। ये वॉइस और स्टाइल जो है वो थोड़ा ओवरलैप होता है,
और people get confused in these things, but we have to be vigilant about it. While वॉइस इज वॉइस जो होती है वो आपकी पर्सनालिटी और पर्सपेक्टिव को शो करती है, जबकि स्टाइल जो होता है वो आपकी आर्टिस्टिक चॉइसेस को शो करता है, लाइक हाउ क्रिएटिव यू आर। एक सिंपल बात में सिंपल सेंटेंस में भी कर सकती हूँ, और उसी बात को मैं एक क्रिएटिव वे में भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इट्स रेनिंग टुडे। दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, नो creativity, no one will be interested to read such kind of sentences. How I can make it better with artistic choice? I can say the clouds filled with the water, the black clouds filled with water cried. ठीक है, मतलब आई एम यूजिंग समथिंग दैट इज, जैसे आप लोग पोएम्स पढ़ते हैं या इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स में जैसे क्रिएटिवली लिखा होता है, या आप कोई चीज देखते हैं जिससे आपको लगता है कि यू आर इन दैट सिनेरियो, यू आर इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो, तो आपने उस तरीके से वर्ड्स यूज करने हैं। या इट इज देयर इज अ स्टॉर्म आउटसाइड, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ इट इज द विंड इज हाउलिंग एंड द bushes are making noise. So you can build your audience's interest थ्रू दीज थिंग्स। अब आपके राइटिंग स्टाइल के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब भी आप कोई चीज स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको आपने यूज करना होता है, दैट मस्ट बी नोटेड, बिकॉज विदाउट दैट यू नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द राइट कॉन्सेप्ट। अगर मैं कंटेंट राइटिंग की ये सारी चीजें जो हम पिछले 3-4 दिन से कर रहे हैं, अगर मैं ये सारा कुछ नहीं समझाऊंगी, तो यू विल नॉट बी एबल टू राइट एन इफेक्टिव कंटेंट। आपका कंटेंट जो होगा दैट विल बी मोर लाइक एन एसे। आपको नहीं पता होगा कि आपने टोन कौन सी यूज करनी है, आपकी ऑडियंस क्या है, आप कंटेंट राइटिंग है क्या, आपने कहाँ पे क्या वर्ड्स यूज करने हैं, क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होना चाहिए। ये सब कुछ आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आपको इन चीजों का इन सब की कैरेक्टरिस्टिक्स का पता नहीं होगा। राइटिंग स्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक तो आपके पास सेंटेंस स्ट्रक्चर आ जाता है सबसे पहले, ठीक है। अब यूजुअली जो है वो ऑथर जो है या राइटर्स जो है दे प्रेफर शॉर्टर सेंटेंसेस, बिकॉज शॉर्ट सेंटेंसेस क्रिएट डायरेक्ट इम्पैक्ट। ठीक, अगर मैं आपसे बात कर रही हूँ, एक ही बात कर रही हूँ और बहुत लंबी, हालांकि वही बात 1-2 लाइनों में खत्म हो सकती थी, यू विल गेट बोर्ड। आप कहोगे यार ये क्या चुप ही नहीं कर रही, ये बात एक लाइन में भी हो सकती थी। तो ये इसी तरह हमारे जो ऑडियंस है वो भी बोर हो जाती है, तो हमें उनको बोर नहीं करना होता। हाँ, कुछ जब नॉवेल्स वगैरह लिखे जाते हैं तो उसकी नीड ऐसी होती है, या कुछ असाइनमेंट्स होती हैं, उनकी नीड ऐसी होती है कि यू हैव टू राइट complex and longer sentences to create some particular scenario, या पर्टिकुलर आपके विजुअल्स आपने जगाने होते हैं लोगों के। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर सिनेरियो की कोई बात कर रहे हो और उसमें आपने ऑडिटरी सेंस यूज करवानी है, या आपने विजुअल सेंस यूज करवानी है, या सेंस ऑफ टच, या सेंस ऑफ टेस्ट, सो दैट might result in longest and complex sentences। उसके बाद आपके पास वर्ड चॉइस आती है। अब वर्ड चॉइस में क्या आता है कि आपके ऑथर की वोकैबुलरी वही है जो ऊपर मैंने वॉइस में बताया, एज आई टोल्ड यू कि दीज थिंग्स कैन बी ओवरलैपिंग, ठीक है, दोनों में ये चीज आ सकती है। बट व्हाट वी आर लुकिंग एट here कि they usually use they choose the words they are choosing, it can shape their style, like whether it's simple or clear, or if it is rich, or if it's descriptive। अगर मैं बहुत डिटेल में जाके मैंने यहाँ पे एक बर्तन रख दिया, कोई फॉर एग्जांपल एक बोल रखा हुआ है मैंने, अब उस बोल को आप भी एक्सप्लेन करेंगे कि दिस इज अ वाइट बोल, एक वाइट बोल है, आप कहेंगे दिस इज अ वाइट बोल बस, एंड इट हैज ब्लू पैटर्न्स ऑन इट। बट अगर एक और ऑथर है हु इज अ राइटर हु नोज के व्हाट शुड बी हिज वर्ड चॉइसेस, व्हाट शुड बी ही यूजिंग, तो वो उसी बोल को बहुत क्रिएटिव वे में एक्सप्लेन कर सकता है। वो उसी बोल की एक्सप्लेनेशन, उसकी डिस्क्रिप्शन जो है वो इस तरीके से देगा कि अगर कोई रीड कर रहा है ना तो उसके माइंड में वो इमेज बन जाएगा। व्हेन वी आर रीडिंग नॉवेल्स, वो इस तरीके से ऑथर से लिखे होते हैं कि हमारे माइंड में हम मेंटली वहां पे हमें लगता है कि हम प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो हम मेंटली प्रेजेंट वहां पे कैसे हो सकते हैं, जब वर्ड चॉइस सही हो। उसके बाद आपके पास फिगरेटिव लैंग्वेज आती है। डू यू गाइज नो व्हाट इज फिगरेटिव लैंग्वेज?
Yes, जिसमें आपको स्पेसिफाई किया जाए, you can specify the customer or the way you want to convince your message or convey your message or whatever you are talking about. We can call it a figurative message because we have to figure it out. Like it's in a small amount of words you are using right now to convey your exact audience. Yeah, that will be included in the word choice. Figurative language में आपके पास, you are right about that, but that will be under the category of word choice. Figurative language में क्या होता है, you use figures, मेटाफर्स यूज हो रहे होते हैं, सिमिलीज यूज हो रहे होते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस यूज हो रही हैं. आई होप यू ऑल नो व्हाट आर मेटाफर्स एंड सिमिलीज एंड पर्सोनिफिकेशंस. इंग्लिश की बुक्स में बच्चों को पढ़ाते हुए भी ये सारा कुछ होता है. तो ये लिटरेरी डिवाइसेस होती हैं. जैसे हम पढ़ाते हैं कि ही इज एज ब्रेव एज लायन, ठीक है, या ही इज अ लायन. ये आपके पास सिमिली और पर्सोनिफिकेशन होती है. ऑब्वियसली दैट पर्सन इज नॉट अ लायन, बट क्वालिटीज जब कंपेयर हो रही होती है किसी एक चीज की दूसरी चीज के साथ, तो ये आपके पास फिगरेटिव लैंग्वेज हो जाती है. या कोई चीज है जो रियल नहीं है बट उसकी क्वालिटीज जो है वो एक ह्यूमन बीइंग के लिए यूज हो रही है, तो वो फिगरेटिव लैंग्वेज में आ जाता है. इससे क्या होता है कि आपके जो कॉन्टेक्स्ट है, आपका जो टेक्स्ट लिखी हुई चीज है, उसमें एक डेप्थ आ जाती है. अच्छा, एक चीज नोट करें कि जो वेब कंटेंट लिखते हैं ना हम वेबसाइट्स पे, वेबसाइट की जो कंटेंट राइटिंग होती है उसमें यूजुअली फिगरेटिव लैंग्वेज इस तरह से नहीं यूज होती, क्योंकि वो ज्यादा इंफॉर्मेशनल और कैजुअल होता है. अब फिगरेटिव लैंग्वेज नॉवेल्स में यूज होती है या कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे बुक के रिव्यूज लिखे जा रहे हैं, या किसी कोई लिटरेरी फॉर एग्जांपल किसी नॉवेल की समरी और इस तरह की चीजें लिखी जा रही है, वहां पे फिगरेटिव लैंग्वेज ज्यादा यूज होती है. ठीक है. उसके अलावा एक और चीज आती है आपका रिदम और फ्लो. फ्लो आपका होना बहुत जरूरी है. योर कंटेंट मस्ट बी कोहेरेंट. आपका एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ मीनिंग बना रहा है, नहीं बना रहा. एक में आप बात कर रहे हैं कि जूते कैसे होने चाहिए, और एक में आप बात करते हैं कि आप किसी और शहर में जा रहे हैं. what is the link between these two? These are way out of the context. बहुत बिल्कुल कोई मैच नहीं हो रहा. एक में आप ट्रैवलिंग के बारे में बता रहे हैं एक लाइन में, और एक लाइन में आप बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ड्रेस के साथ जूते कौन से होने चाहिए. तो आपके सेंटेंसेस में फ्लो होना चाहिए. या हो सकता है आपने कोई इन्फॉर्मेशन हो, जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट एन आउटफिट, पर्टिकुलर आउटफिट के बारे में बात कर रही हूँ कि यू कैन वेयर टी शर्ट विथ स्कर्ट एंड अंडर दैट यू कैन वेयर शूज. ठीक है. ये एक फ्लो, एक कोहेरेंट सेंटेंस है. अगर मैं इसी सेंटेंस को ये कह दूं कि यू कैन वेयर शूज, मैं स्टार्ट ही से कर रही हूँ कि यू कैन वेयर शूज एंड यू कैन वेयर शर्ट एंड स्कर्ट. अब ये इनमें से क्या पहले आना चाहिए? जैसे बच्चों को सिखाया जाता है कि रैंडम सेंटेंसेस दे देते हैं, उनको कहते हैं कि आपने ये पीछे स्टोरी पढ़ी है, आप इनको नंबर करें कि ये कौन सा सेंटेंस पहले आना चाहिए, कौन सा बाद में आना चाहिए. तो कंटेंट राइटिंग में भी यही होता है कि यू हैव टू नोट व्हाट सेंटेंस मस्ट बी फर्स्ट एंड व्हाट मस्ट बी लास्ट, और मिड में क्या आना चाहिए, या किस तरीके से इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है. उसके अलावा आपके ग्रामर और सिंटैक्स भी आता है कि आपकी ग्रामर जो है वो ठीक है, जो रूल्स एक, अब जरूरी नहीं है कि ग्रामेटिकली, अगर आप में से कोई इंग्लिश का स्टूडेंट है, किसी ने बीएस इंग्लिश वगैरह किया हुआ है या लिंग्विस्टिक्स का है, तो उनको ये आइडिया होगा कि एक थ्योरी होती है उसमें, जहाँ पे जो ऑथर्स हैं वो खुद ही ग्रामेटिकल रूल्स बना भी सकते हैं और खुद ही उन्हीं रूल्स को ब्रेक भी कर सकते हैं. ठीक है. तो ये चले इस चीज को छोड़ दें, बिकॉज दैट दिस दिस पर्टिकुलर थिंग इज विल नॉट बी यूज्ड इन वेब कंटेंट राइटिंग, सो यू कैन ड्रॉप दैट. ठीक है. तो इफ आई टेल यू अबाउट राइटिंग वॉइस एंड स्टाइल, अब हर किसी का राइटिंग वॉइस और स्टाइल डिफरेंट होता है. मैं जो तरीके से बता रही हूँ, हो सकता है किसी और को वो तरीका ना पसंद हो और उसका अपना तरीका हो. ठीक है. तो like imagine writing as like having your own flavor in cooking. आप बिरयानी आप बना रहे हैं, आपकी अम्मी बना रही है, देयर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस. उसी तरह कंटेंट आप लिख रहे हैं या मैं लिख रही हूँ, उसमें भी डिफरेंस होगा. एंड दैट्स व्हाट राइटिंग टेस्ट, that's what make a particular writing style stand out from the crowd. What do you have something special? किसी ने फीका खाना बनाया है या किसी ने बहुत जबरदस्त किस्म का खाना बनाया है, तो ऑब्वियसली जिसने जबरदस्त किस्म का बनाया होगा उसी को अप्रिसिएशन मिलेगी. जिसने बोरिंग चीज बनाई होगी, जिसने चावल में नमक डालना भूल गया होगा, तो उसको ऑब्वियसली सब कहेंगे ये तुमने क्या बनाया.
राइटिंग में भी यही होता है कि आपका कंटेंट जो होता है वो बिरयानी है। अब बिरयानी आप बगैर मसाले के बना रहे हैं, खाली उबले हुए चावल डाल के, या आप सही तरीके से उसको मसाले लगा के और उसमें सही तरह चिकन मैरिनेट करके डाल के तब बना रहे हैं। ठीक है। और ये आपका उसके अलावा जैसे आपकी फ्रेंड्स की वॉइस होती है, आपकी लाइक योर फ्रेंड्स वॉइस इज डिस्टिंक्ट, योर राइटिंग वॉइस इज द थिंग दैट सेट्स योर कंटेंट अपार्ट फ्रॉम अदर। लाइक आपके फ्रेंड हो सकता है कोई ऐसा हो जिसमें सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा हो, जिसका होता है ना, लोग आपकी फैमिली में भी होंगे जो बहुत ह्यूमरस होते हैं, जो हर सीरियस बात में भी कुछ ना कुछ जोकिंग बोल देते हैं। So this is how your content will be considered different, and you will have your unique style and you will have your unique voice. आप जितना चाहे किसी को कॉपी कर लें, 100% आपकी वॉइस और आपका स्टाइल उससे मैच नहीं कर सकता। ठीक है। अब आप वॉइस को डेवलप कैसे करते हैं? वॉइस ऑब्वियसली यू हैव टू डेवलप इट समवेयर, यू हैव टू नो हाउ टू डेवलप इट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो योर सेल्फ। आपको खुद का पता होना चाहिए what type of person you are. Just like your clothes that express your personality, your writing should reflect your thoughts and your feelings. अगर वो ओपिनियन बेस्ड है तो आप ही अपनी थॉट्स और फीलिंग्स उसमें आ सकती हैं, और वो तभी आ सकती हैं जब आपको अपने बारे में पता होगा। For example, if you are passionate about nature, your writing might be naturally having an environmentalist touch. अब environmentalist कौन होते हैं? People who appreciate nature, people who like nature, और people who are in favor of nature, कि nature होनी चाहिए, ये जो deforestation और destruction of trees हो रही है ये नहीं होनी चाहिए। तो आपको अपना पता है, तभी आप अपनी राइटिंग स्टाइल को उसके अकॉर्डिंग कर सकते। उसके बाद खुद को पहचान लिया आपने, खुद का पता चल गया, आपको पता चल गया कि आपको मिर्चों वाली बिरयानी पसंद है या बगैर मिर्चों वाली, या फॉर एग्जांपल आपको आलू वाली बिरयानी पसंद है या बगैर आलू वाली पसंद है। आपको ये पता चल गया। अब आप ऑडियंस को कंसिडर करेंगे कि अच्छा मुझे तो ये पसंद है, मैंने तो डाल दिए। अब मैं ये पर्टिकुलर बंदे को दे रही हूँ बिरयानी की प्लेट, इस पर्टिकुलर बंदे को आलू पसंद है या नहीं? Just actually, like, you talk differently with your friends, as I've told you that with your parents, your writing should yeah, your writing tone should match your readers interest. For example, if you're writing for young adults, casual or relatable tone could work well. अब young adults जो हैं, for example मेरी एज का कोई है 21 22 का, तो उसमें क्या है, आप उनसे रिलेटेबल होके बात कर सकते हैं। आपने किस अब ये रिलेटेबिलिटी कैसे हो सकती है? आप उनकी वोकैबुलरी वाले, आपको ये पता होना चाहिए कि इस जनरेशन की पर्टिकुलर वोकैबुलरी किस टाइप की होती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको एक पर्टिकुलर बंदे का तो नहीं पता होता, बट यू हैव टू मेक अ गेस, और एक कलेक्टिव क्राउड के लिए आपने अंदाजा लगाना होता है। So what can you do is, like, you can learn about that. You can read other people's work who have written for the same audience. तो आपको उससे भी पता चलेगा कि अच्छा ये इस तरह से रिलेटेबल होना चाहिए, इस तरह से इमोशंस जो है वो मेरे रिलेट करने चाहिए। खुद को पहचान लिया, ऑडियंस को पहचान लिया, then comes practice. You can never ever achieve anything in your life without practice. खाना बनाना सीखना प्रैक्टिस के बगैर नहीं आएगा। इवन कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना भी जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपको नहीं करने आएंगे। और लाइक लर्निंग, इट्स लाइक लर्निंग फॉर कुकिंग, सिंपल वर्ड्स में। तो आपकी राइटिंग जो है, जितनी आप राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, आप एक जर्नल बना लें, अपना डायरी बना लें, या आप खुद ही पूरा दिन जो आपका गुजरता है, रात को फोन के नोटपैड खोल के उसी को टाइप करें, उसी को लिखें, क्रिएटिवली लिखें, कि अगर कोई बंदा पढ़े तो इंटरेस्ट से पढ़े। ठीक है। तो ये आप इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी, और आप जो है वो इस चीज में बेटर होते जाएंगे। देयर इज सेइंग दैट प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस होगी तो आप किसी चीज को अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने हैरी पॉटर देखी हुई होगी सबने, और यू गाइज माइट हैव read about read the books of Harry Potter, and the writer is actually J.K. Rowling. So how she has used everything, she has used the a mixture of magic and relatable emotions. Like, though that movie can be watched by adults, the kids, and
टीनेजर्स एज वेल। वाई? क्योंकि उसमें मैजिक भी है, उसमें आपकी स्टोरी ऐसी है, उसके अलावा उसमें आपके इमोशंस रिलेट होते हैं कि particular, for example, Harry Potter's parents have died, so you can relate with his pain, like this way he was suffering with everything. So yeah, you need to be and how will you be able to achieve that? With constant practice. अगर आपकी ऑडियंस का आपको नहीं पता होगा कैसी है और आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उनको किस तरीके से टारगेट करना है, you will not be able to do anything. फिर आपके पास एक और चीज आती है कि you have to be authentic. आप खुद से कोई भी चीज नहीं लिख सकते। योर इंफॉर्मेशन दैट यू आर प्रोवाइडिंग इट मस्ट बी 100% authentic. And how will you know that particular thing is authentic? You'll study, you'll research के बगैर आप कोई भी काम नहीं कर सकते। मैं आपको पकड़ा दूं कि ये आर्किटेक्चर का प्रोजेक्ट है, इस पे आपने आर्टिकल लिखना है, आप कैसे लिखेंगे जब आपको पता ही नहीं है कि आर्किटेक्चर की क्या चीज होती है, कैसे लिखते हैं, क्या होता है आर्किटेक्चर में? Unless you are able to understand that particular field, you'll not be able to make others understand that. ठीक है, तो यू मस्ट हैव दैट ऑथेंटिसिटी आपकी कंटेंट में जो है। आप किस तरह से आप ये देख सकते हैं, आप टॉप 10 सर्चेस जो गूगल पे ऑलरेडी आ रही होती हैं उनको स्टडी करें, देखिए उन सब में एक ही बात हो रही है। अगर एक ही बात हो रही है तो दैट मीन्स दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑथेंटिक, दिस इज रिलायबल इंफॉर्मेशन, यू कैन रिलाई ऑन दैट। Our writing personality should be unbiased and our culture should not influence that. Why should it not influence that? Because उस तरह से हम अपनी audience के साथ relate नहीं कर सकेंगे। Like I've said right now, we have to be relatable. We have to relate. We should be able to relate with the audience. So unless we are using the right terms, we are using the right tone, we are unbiased, then we'll be able to relate with them. ठीक है? इसके अलावा क्या चीज़ है, आप जैसे प्रैक्टिस मैंने कहा, यू हैव टू प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली, यू हैव टू एक्सपेरिमेंट ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। एक दफा आप कोई नॉवल उठा के उसका रिव्यू लिख लें, एक में आप आर्किटेक्चर पे लिख लें, एक पे आप जो है वो किसी सॉफ्टवेयर पे लिख लें, एक में जो है वो आप केमिकल इंजीनियरिंग पे लिख लें। तो यू कैन switch sides, you can switch the industries you are targeting, you are writing about। इस मतलब जैसे आप खाना बनाते हैं ना, तो आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें एक्सपेरिमेंट करते हैं, अच्छा आज मैं ये कौरमा कौरमा बना रही हूँ, आज मैं आलू कौरमा बना रही हूँ। तो वो आपकी चीज जो है वो डिफरेंट हो जाती है, और इससे क्या आता है कि यू बी दैट विल बी मोर रिफाइंड। यू हैव एक्सपेरिमेंटेड, आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये चीज जो है ये सही बनी है कि नहीं। प्रैक्टिस करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, वो चीज सही बनेगी नहीं बनेगी, यू प्रैक्टिस इवन मोर, यू एक्सपेरिमेंट विद डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, कभी ना कभी तो वो चीज सही होगी। ठीक है, तो दैट्स हाउ यू आर, you have to like develop your right voice। unless आप में until आपकी ये चीजें कवर नहीं होती, जब तक आप इन चीजों में लैक करेंगे, you will not be able to move forward, your content will not be worth it, no one will be interested in reading your content, no one will ever want to have such content। ठीक है, तो now what can you do to create captivating and engaging content? जब आप कोई चीज पढ़ने लगते हैं, तो how do you start it? Obviously you start from the introduction, you introduce the thing, you talk about that thing, ताकि जिनको नहीं पता उनको भी पता चले कि ये चीज है क्या। मैं डायरेक्ट स्टार्ट कर दूंगी टेक्निकल टर्म से, डिफिकल्ट टर्म से, तो किसी को क्या पता कि दिस व्हाट इज दिस पर्टिकुलर थिंग, हाउ विल दैट पर्सन बी एबल टू नो इफ वी आर नॉट गाइडिंग देम? So we have to guide them beforehand। So like, imagine like your content is a movie and the introduction of your content is a thrilling trailer, और उस ट्रेलर के बेस पे आपकी जो पूरी मूवी की मार्केटिंग है, पूरी मूवी की जो जो बॉक्स ऑफिस होगा वो उस पर बेस करेगा। जैसे आपकी बारबी मूवी की मार्केटिंग बहुत अच्छी थी, उसका इंट्रोडक्शन, उसका ट्रेलर बहुत अच्छा था, तो उसकी वजह से ही लोग बहुत इंस्पायर हुए, पीपल वर इंटरेस्टेड इन दैट, पीपल डेवलप देयर इंटरेस्ट, पीपल का लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उन्होंने वो मूवी देखी, और उससे क्या हुआ, वो फायदा हुआ जिन्होंने प्रोड्यूस की थी मूवी। तो यही चीज है, कंटेंट हमारा जो है वो मूवी है, और हम जो है वो उसको इंट्रोडक्शन में प्रेजेंट करवा रहे हैं। इंट्रोडक्शन आपका अच्छा नहीं होगा तो कोई आगे जाएगा ही नहीं।
अगर आपके इंट्रोडक्शन में लिख लेंगे, आप डायरेक्ट इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, भाई व्हाट इज दिस, ये तो हमें भी पता है कि यू विल बी टॉकिंग अबाउट दिस, बट बी क्रिएटिव, क्रिएट सम हुक्स। हुक्स होते हैं जैसे आप मछली को पकड़ने के लिए हुक्स डालते हैं ना, उसके ऊपर पीस लगा के, पीस ऑफ मीट लगा के, उसी तरह आपने वेट जैसे होती है, तो उसी तरह आपने अपनी ऑडियंस के लिए भी हुक्स लगाने होते हैं कि यू हैव टू यूज दीज पर्टिकुलर हुक्स, या ऑब्वियसली देयर आर नो पर्टिकुलर हुक्स, आप हर सिनेरियो के अकॉर्डिंग हुक चेंज करते हैं। तो यू मस्ट हैव आइडिया कि ये हुक होने चाहिए, ठीक है, ये हुक स्टेटमेंट्स होनी चाहिए, ताकि आप एक तरह से जो है ऑडियंस को ग्रैब कर लें। तो like what can you do to create some great introduction, introduction आपने करना है, इसी को आप कर लें कि like your introduction is like the bait that lures the reader into your content, ठीक है, it will lure the reader, it will attract the reader, तो obviously let me tell you an example कि एक सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में मैं लिख रही हूँ, या स्लीपिंग टाइम के बारे में लिखी हूँ कि व्हाट इज एवरेज स्लीपिंग टाइम ऑफ अ पर्सन, आई से कि हाउ आई स्टार्ट, हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अगर, तो दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है, क्वेश्चन से स्टार्ट करना इज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि उससे सबसे ज्यादा लोग कैप्टिवेट होते हैं, कि